हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी नेट जेआरएफ। आज हम जानेंगे हमारी धरती के अलग अलग आकृति निर्माण करने वाले 5 बड़े असली कलाकार, जो हैं नदी, हिमानी, पवन की अदृश्य ताकतें, समुद्र की लहरें और भूमिगत जल के रहस्यमयी काम। यही वो शक्तियाँ हैं जो करोड़ों सालों से धरती का चेहरा लगातार बदल रही है। आज हम इन्हीं प्राकृतिक कलाकारों की कहानी को आसान और याद रखने लायक तरीक़ों से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। इसके फिगर के साथ हम इसे समझते चलेंगे। भूस्थलाकृति, इसका मतलब है धरती की सतह का आकार और स्वरूप। इसे बनाने में 2 मुख्य प्रक्रियाएं काम करती हैं। पहला है अपरदन, जिसे इंग्लिश में इरोजन बोलते हैं, और दूसरा है निक्षेपण, जिसे इंग्लिश में डिपोजिशन बोलते हैं। पृथ्वी की सतह की विभिन्न आकृतियों के निर्माण करने वाले 5 प्रमुख कारक हैं: नदियाँ, हिमानी, समुद्र, भूमिगत जल और पवन। हम लोग अभी से डिटेल में पढ़ते हैं। नदियों से निर्मित स्थलाकृतियाँ अपरदन द्वारा बनी हुई आकृतियाँ हैं। वी आकार की घाटी, जलप्रपात, डार्ज, कैनियन। और निक्षेपण से बनी आकृतियाँ हैं जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, नदी, नदी विसर्प, गोखुर झील, डेल्टा और बाढ़ का मैदान। अब हम इन सब को इनके फिगर के साथ समझते हैं। वी आकार की घाटी, पर्वतीय क्षेत्रों में अपने उद्गम स्थान से नदी का पानी तेजी से बहता है और चट्टान काटकर वी आकार घाटी बनाता है, जैसा कि फिगर में देख सकते हैं। वी आकार की घाटी बनाया गया है नदी के द्वारा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है जलप्रपात। नदियाँ कठोर चट्टान से बहती है और फिर अचानक एक कमजोर चट्टान या घाटी में गिरती है, जिससे जलप्रपात या छिप्रिकाओं का निर्माण होता है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। और जलप्रपात तो सामने से भी देखे होंगे आप लोग। नेक्स्ट है कैनियन, जिसे आई आकार की घाटी भी बोलते हैं। शुष्क प्रदेशों में प्रवाहित होने वाली नदियों की घाटियों की चौड़ाई वर्षा की कमी के कारण अधिक नहीं बढ़ पाती है, और इन क्षेत्रों में नदी केवल अपने तल को ही काटकर गहरा बनाती है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। और इसका एक उदाहरण है यूएसए का कोलोरेडो नदी, जिसकी लंबाई लगभग 200 किलोमीटर है। लंबाई 200 किलोमीटर है कैनियन का। नेक्स्ट देखते हैं जलोढ़ पंख। यह अपरदन से बना हुआ आकृति है। पर्वतों से मैदान में पहुंचते ही नदी की गति धीमी हो जाती है और गाद जमा करने लगती है, जो कि पंख जैसा प्रतीत होता है, जैसा कि फिगर में देख सकते हैं। पर्वत से जब मैदान में प्रवेश कर रही है नदियाँ, तो ये पंख जैसा आकार का रूप ले लेती है, इसलिए इसे जलोढ़ पंख कहते हैं। नेक्स्ट है जलोढ़ शंकु। जब नदी पर्वत पदीय क्षेत्र में जलोढ़ का निक्षेप त्रिकोण आकार में करती है, तो इन्हें जलोढ़ शंकु कहते हैं। शंकु की अपेक्षा पंख का ढाल मंद होता है। फिगर में देखिए, पर्वत पदीय क्षेत्र में, यानी जहाँ पर्वत और पृथ्वी मिलती है, इसे पर्वत पदीय क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पे ये त्रिकोण आकार में दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए इसे जलोढ़ शंकु कहते हैं। और इसका ढाल जो होता है वो जलोढ़ पंख से अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं नदी विसर्प और गोखुर झील। नदी विसर्प को समझते हैं पहले। मैदानी क्षेत्रों में नदी की धारा टेढ़े मेढ़े रास्तों पर घुमावदार मार्ग से होकर प्रवाहित होती है, जिससे एस आकार की घाटी का निर्माण हो जाता है। इसे ही नदी विसर्प या मिरांडर कहते हैं। इसे विसर्प भी कहते हैं और मिरांडर भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। और टेढ़े मेढ़े आकृति का निर्माण हो रहा है, यह एस आकार का भी देखने में प्रतीत होता है। और गोखुर झील जो है, नदी के विसर्प के कट जाने और नदी के मुख्य मार्ग से अलग हो जाने से अर्धचंद्राकार झील बनती है, उसे गोखुर झील कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये विसर्प से कट गया है और ये अर्धचंद्राकार आकृति का बना हुआ है। इसका नाम गोखुर झील इसलिए रखा गया है क्योंकि गाय का जो खुर होता है उसके जैसा ये दिखता है, इसलिए इसे गोखुर झील कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डेल्टा। नदी के मुहाने पर अवसादों के निक्षेप से विभिन्न शाखाओं के बीच स्थित त्रिभुजाकार आकृति को डेल्टा कहते हैं। जैसा कि दिख रहा है यहाँ फिगर में भी कि नदियाँ जब समुद्र से मिलती हैं तो अनेक दिशाओं में बहने लगती हैं, और इससे मुहाने पर डेल्टा का निर्माण होता है। और डेल्टा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था नील नदी के लिए। नील नदी जो कि मिस्र में है। नेक्स्ट देखते हैं हिमानी से निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में। अपरदन से निर्मित आकृति है यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, सर्क, एरेट, हॉर्न, नुनाटक, स्ट्रिंग और पूछ, फियोर्ड, ड्रमलिन। इससे ये सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया, तो इसको क्लास में ही याद करने का ट्राई कीजिए। बार बार इसको रिपीट करते रहिएगा।
नेक्स्ट है ये अपरदन से निर्मित आकृतियाँ हो गया। उसके बाद निक्षेपण से निर्मित आकृतियाँ हैं एस्कर, केम, केटली या केतली। इसको डिटेल में देखते हैं हम लोग। सबसे पहला है यू आकार की घाटी। यह हिमानी द्वारा निर्मित एक विस्तृत गहरा गर्त होता है जिसका तल लगभग सपाट और किनारे खड़ी ढाल होते हैं, जिससे यह इंग्लिश का एक लेटर है यू उसके जैसा दिखता है, जैसा कि फिगर में भी देख सकते हैं। यू आकार की घाटी दिख रहा है फिगर में भी। ये याद रखिएगा कि नदी से निर्मित घाटियाँ कौन कौन सी है और हिम से निर्मित कौन कौन सी घाटियाँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं लटकती घाटी। हिमानी की मुख्य घाटी में मिलने वाली सहायक हिमानियों की अपेक्षा काफ़ी ऊंचा दिखाई देता है, तो मुख्य घाटी पर सहायक घाटियाँ लटकती हुई प्रतीत होती है। जो मुख्य घाटी होती है वो काफ़ी ऊंचाई पे होता है बाकी सहायक घाटियों की अपेक्षा में, तो जो सहायक घाटियाँ जो नीचे रह गई मुख्य घाटी के नीचे, तो वो लटकती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए इसे लटकती घाटी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सर्क। हिमनद की सतह पर दिन रात के समय जल और बर्फ में बार बार परिवर्तन होने से चट्टान का दबाव पड़ने के कारण चट्टानों के टूटने से विशाल गर्त का निर्माण होता है, जिसे सर्क कहते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि हिमनद की सतह पर जब दिन होता है तो बर्फ़ पिघलता है और जब रात होता है तो वही बर्फ़ वापस जम जाता है। तो ये प्रक्रिया बार बार होता है जिससे कि चट्टानों पर दबाव बढ़ जाता है और चट्टानें टूटने लगती है, और जो कमज़ोर चट्टानें टूट जाती हैं वहाँ पे विशाल गर्त का निर्माण होता है, जिसे सर्क कहते हैं। नेक्स्ट है एरेट। पर्वतीय भागों में पहाड़ी के दोनों ओर के सर्क एक दूसरे की ओर सरकते हैं तो उनके मध्य का भाग अपर्दित होकर नुकीला होने लगता है और यह कंघी या आरा के दांतों के समान दिखाई देती है। एरेट का याद रखिएगा कि सर्क के बीच का जो भाग होता है वो धीरे धीरे अपर्दित होने लगता है, तो यह कंघी या आरा की जैसा दिखाई देता है, तो इसका नाम एरेट है, याद रखिएगा एरेट। हमारा नदी से निर्मित स्थलाकृति और हिमानी से निर्मित स्थलाकृति खत्म हो चुका है, उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है समुद्री जल से निर्मित स्थलाकृति। अपरदन से बनी हुई आकृति होता है भृगु, कंदरा, मेहराब, स्टैक और निवेशिका। ये याद रखिएगा, भृगु, कंदरा, मेहराब, स्टैक और निवेशिका। और निक्षेपण से बनी हुई आकृति है पुलिन, लूप, लूप रोदिका, स्पीट, हुक और लेगुन। अब इसे डिटेल में हम लोग देखते हैं। सागरीय जल से निर्मित स्थलाकृति भृगु। समुद्र के किनारे एक ऊंचा खड़ा चट्टानी किनारा होता है जो समुद्री तरंगों के कटाव से बनता है, जैसा कि फिगर में देख पा रहे हैं। इससे तरंगे लगातार टकराती रहती हैं जिससे ये धीरे धीरे पीछे खिसकता जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंदरा। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में कोमल चट्टानों का अपरदन तरंगों द्वारा तेजी से किया जाता है, जिससे कंदराओं का निर्माण होता है और यह समुद्री जीवों के आवास के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बन जाता है, जिसका समुद्री जीव अपने आवास के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट है मेहराब। मेहराब वह स्थलाकृति है जब दो या दो से अधिक कंदराएं आपस में मिलती हैं तो मेहराब का निर्माण करती है, तो कंदरा से ही मेहराब का निर्माण होता है। नेक्स्ट है स्टैक। मेहराब जब ध्वस्त हो जाते हैं तो समुद्र के बीच में चट्टान का जो अगला भाग बच जाता है स्तंभ के रूप में, उसी को स्टैक बोलते हैं। नेक्स्ट है लघु निवेशिका। लघु निवेशिका इसको समझते हैं। समुद्री तट में लहरों से कोमल चट्टानों के कटने से खोखला अंडाकार आकृति का निर्माण होता है, उसे लघु निवेशिका कहते हैं। ये अंडाकार आकृति में होता है, इसलिए इसे अंडाकार कटाव भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में केव कहते हैं। ओके। नेक्स्ट है पुलिन। पुलिन को समझते हैं। जब समुद्री लहरें किनारों पर रेत, बजरी और अन्य अवसादों को जमा करती है तो उससे पुलिन का निर्माण होता है, जिसे बीच कहते हैं, जैसे कि मरीना बीच हो गया चेन्नई का। नेक्स्ट है लूप। यह गोलाकार आकृति होती है जो समुद्री लहरों के तट से टकराने से बनती है और इसे छल्ला भी कहते हैं लूप को। नेक्स्ट है रोध। बाकी जो पुलिन से लेकर लेगुन तक ये निक्षेपण द्वारा बनती है और बाकी ये सब अवसादों से बनती है। रोध को इंग्लिश में बैरियर कहते हैं और ये हमेशा जल के अंदर डूबा हुआ रहता है और या फिर ज्वार अधिक आने पे ये जल में डूब जाता है। नेक्स्ट है स्पीट। स्पीट जो है वो अवसादों के निक्षेपण से बना होता है और इसका आकार कटक या बांध के जैसा होता है और इसका एक सिरा तट से जुड़ा होता है और एक सिरा समुद्र की ओर होता है। नेक्स्ट है हुक।
जब स्पीड सागरीय जल में अंदर की ओर जाने लगता है तो तरंगों के द्वारा इसके सिरे पर पदार्थों के जमाव से हुक जैसी आकृति धारण कर लेता है, इसलिए इसका नाम हुक रखा गया है। नेक्स्ट है लैगून। लैगून जो है वो तट और रोधिका के बीच बंद सागरीय खारे पानी को लैगून या लैगून झील कहते हैं। एक लैगून झील बहुत फेमस है उड़ीसा के किनारे, चिल्का झील जो है वो भी एक लैगून का ही प्रकार है। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्र से बनी हुई ये स्थलाकृतियाँ हैं। तट की रेखा के प्रकार है फेमस जो है फियोर्ड तट है, फियोर्ड तट, रिया तट, डाल्मेशियन तट, हैफा तट, निमग्न भूमि का तट, निगर्त समुद्र तट। इसमें से ये रिया तट बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बाकी सब भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। समुद्र द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ अब खत्म हो गई, अब है भूमिगत जल से निर्मित स्थलाकृतियाँ। भूमिगत जल से निर्मित स्थलाकृतियाँ जो अपरदन से बनी है, लैपीज, घोलरंध्र, डोलाइन, युवाला, पोल्जे, गुफा या कंदरा, काष्ठ घाटी, अंधी घाटी। और है निक्षेपण से बनी हुई आकृति स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और स्तंभ। अब इनको देखते हैं हम लोग। भूमिगत जल से निर्मित स्थलाकृतियाँ हमें ज़्यादातर चूना सेल वाले क्षेत्रों में ज़्यादा दिखाई देते हैं। लैपीज है, घोलरंध्र, डोलाइन, युवाल, पोल्जे, कंदरा, काष्ठ घाटी, अंधी घाटी, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और स्तंभ। इसको हम एक एक करके समझते हैं। लैपीज है पहला। लैपीज आकृतियाँ जो बनती है वो काष्ठ क्षेत्रों में जल के घुलने से ऊपरी सतह पर उबड़ खाबड़, तीखे उभार और पतली गड्ढों वाली जगह होती है जिस पर नंगे पैर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे क्षेत्रों को लैपीज कहते हैं। नेक्स्ट है घोलरंध्र। जल की घुलन क्रिया के कारण कीप के आकार के गर्तों का निर्माण हो जाता है जिसे घोलरंध्र कहते हैं। ठीक है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है घोलरंध्र के प्रकार। नेक्स्ट है डोलाइन। डोलाइन जो है जब घोलरंध्र बड़े आकार के हो जाते हैं तो उसे डोलाइन कहते हैं। नेक्स्ट है युवाल। युवाल जो है जब डोलाइन में लगातार जल भरते जाता है और इसका आकार बड़ा होने लगता है तब युवाल का निर्माण होता है। घोलरंध्र जब बड़ा होता है तो डोलाइन बनता है और जब डोलाइन भी बड़ा हो जाता है तब युवाल का निर्माण होता है। युवाल इतने बड़े होते हैं कि जब नदियाँ प्रवाहित होती हैं तो युवाल में समा जाती है। नेक्स्ट है पोल्जे। पोल्जे जो है जब युवाल की आकृति बड़ी होने लगती है जल के जमाव से तब पोल्जे का निर्माण होता है। पोल्जे को ही पोलिये नाम से भी जानते हैं जिसका एक उदाहरण है यूरोप का पश्चिमी बाल्कन क्षेत्र। नेक्स्ट है कंदरा। भूमिगत जल में विलय कार्य से बहुत बड़ी गुफा का निर्माण होता है, उसे ही कंदरा कहा जाता है। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं यहाँ से पानी धीरे धीरे नीचे आ रहा है जिससे बहुत बड़ी गुफा का निर्माण हो रहा है, इसे कंदरा कहते हैं। नेक्स्ट है काष्ठ घाटी। अधिक वर्षा के समय नदियाँ जब इस क्षेत्र से प्रवाहित होती है तो अपनी यू आकार की घाटी का निर्माण करती है जिसे काष्ठ घाटी या गोल घाटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अंधी घाटी। कई बार विलय रंध्रों के नदी के प्रवाह मार्ग में आ जाने के कारण संपूर्ण नदियां इसमें विलुप्त हो जाती है और पातालीय नदी का रूप धारण कर लेती है। ऐसी स्थिति में जो बाकी बचा शुष्क घाटी होता है उसे अंध घाटी के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में ब्लाइंड वैली भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्टेलेक्टाइट। स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और स्तंभ आकृतियाँ ये भूमिगत जल के निक्षेपण से बनती है। स्टेलेक्टाइट जो है भूमि के नीचे छत से पानी की बूंदें लगातार टपकती रहती हैं और जब पानी की बूंदें रिसना बंद हो जाता है तब यह धीरे धीरे यह सूख जाता है जिससे कि चूना वहीं रह जाता है और यह नुकीली आकृति बन जाती है। यह क्रिया बार बार होता है जिससे कि स्टेलेक्टाइट का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं अब स्टेलेग्माइट। स्टेलेग्माइट में जब बूंदें पानी की बूंदें चूना के साथ साथ नीचे गिरती हैं तब यह तल पे जमा हो जाती है और धीरे धीरे यह आकृति नुकीली जैसी दिखने लगती है और बड़ी हो जाती है और यह क्रिया लगातार होने से चूना जमा हो जाता है यहाँ पे और जब पानी सूखता है तब यह स्टेलेग्माइट की आकृति धारण कर लेता है। नेक्स्ट है स्तंभ, जिसे कंदरा स्तंभ भी कहते हैं। और कंदरा स्तंभ जब यही दोनों ऊपर का स्टेलेक्टाइट और नीचे का स्टेलेग्माइट आपस में मिल जाता है धीरे धीरे तब कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है, जिसके यहाँ पे फिगर में दिख रहा है
कंदरा स्तंभ। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट के मिलने से कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने लगभग सारे आकृति को डिस्कस किए हैं भूमिगत जल का। अब नेक्स्ट है पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। अपर्दन से बनी आकृति है वातागर्त, ज्यूगेन, छत्रकशिला, यारडांग, इंसेलबर्ग, भूस्तंभ। और निक्षेपण से बनी है बालूका स्तूप, लोएस, बरखान और प्लाया। वातागर्त को इंग्लिश में ब्लो आउट कहते हैं। इसको याद रखिएगा कि वातागर्त को इंग्लिश में ब्लो आउट कहते हैं। और यह आकृति मरुस्थल क्षेत्रों में बनता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब पवन तेजी से चलता है तो वहाँ की कोमल और असंगठित चट्टानों को उड़ा ले जाता है, जिससे धीरे धीरे वहाँ गड्ढों का निर्माण होता है और छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण होता है। उसे वातागर्त कहते हैं। ठीक है, जिसे इंग्लिश में ब्लो आउट कहते हैं। नेक्स्ट है जूगेन। चट्टानों की दीवारों में ओस भरने और रात में तापमान कम होने से मुलायम चट्टानों का अपर्दन होने लगता है और जो कठोर चट्टानें बचती है वहाँ पे वो टोपी के आकार की आकृति नज़र आती है, जिसे ज्यूगेन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है छत्रकशिला। छत्रकशिला को इंग्लिश में मशरूम रॉक भी कहते हैं और या फिर अम्ब्रेला रॉक कहते हैं। और सहारा रेगिस्तानों में इसे गारा कहते हैं। ठीक है, नाम याद रखिएगा, गारा। सहारा रेगिस्तान इलाकों में गारा के नाम से जाना जाता है। मरुस्थलीय भागों में ऊपर निकली हुई चट्टानों का सबसे अधिक अपर्दन धरातल के ऊपर होता है, क्योंकि ऊपर में हवा में बालू के कणों की मात्रा सर्वाधिक होती है, जिससे जो ऐसी आकृति वाली चट्टान होती है धरातल के कुछ ऊपर यहाँ पे अपर्दन होते रहेगा धीरे धीरे दोनों तरफ से, तब यह ऐसे कट जाती है और जिससे ये ऐसे आकृति धारण कर लेती है, जिसे छत्रकशिला या मशरूम रॉक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये धीरे धीरे आकृति ऐसे बन जाती है अपर्दन के कारण। ये मशरूम जैसा दिखने लगता है, इसलिए इसे मशरूम रॉक भी कहते हैं। यारडांग आकृति का निर्माण मरुस्थलीय क्षेत्रों में हवा तेजी से चलने से जो चट्टानें होती हैं उनके कमज़ोर भाग को हवा से तोड़ दिया जाता है और जो बचा हुआ भाग होता है स्तंभ जैसा बड़ा हो जाता है और उसका चौड़ाई जो होता है वो बहुत कम होता है, जिसे यारडांग कहते हैं। उसी तरह इंसेलबर्ग जो है इसका निर्माण भी वैसा ही होता है कि तेज हवा के चलने से मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो कमज़ोर चट्टानें होती हैं वो हट जाती हैं और जो मजबूत चट्टानें होती हैं वो बच जाती हैं। और ये एक द्वीप के जैसा पूरे रेगिस्तानी भाग में दिखता है। जैसे समुद्र में द्वीप दिखते रहता है वैसे ही मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये द्वीप जैसे दिखते हैं। इनको इंसेलबर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है भूस्तंभ। भूस्तंभ का निर्माण भी ऐसे ही होता है कि कमज़ोर चट्टानें हवा के द्वारा हटा दी जाती है और मजबूत चट्टानें वहीं रह जाती है और यह स्तंभ की आकृति की होती है, इसीलिए इसे भूस्तंभ कहते हैं। नेक्स्ट है बालूका स्तूप। बालूका स्तूप से लेकर प्लाया ये सारी निक्षेपण द्वारा बनी हुई आकृतियां हैं, बाकी ये सब जो थी ये अपर्दन से बनी हुई आकृतियां थी। ठीक है, बालूका स्तूप का निर्माण निक्षेपण क्रिया के द्वारा होता है। ऐसे टीले या कटक जो हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई बालू आदि पदार्थों के जमाव से बनते हैं उसे बालूका स्तूप कहते हैं। ये कई आकार में हो सकते हैं, ये गोलाकार भी होते हैं, अंडाकार भी होते हैं। ये छोटे कटक या लंबे, सीधे या वक्राकार रूप में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है लोएस। मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर हवा द्वारा उड़ाकर ले गई बालू के महीन कणों के बृहद जमाव को लोएस कहते हैं। ये कण इतने महीन होते हैं कि इन्हें हवा द्वारा काफ़ी दूर तक उड़ाकर ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट है बरखान। यह एक प्रकार का बालू का टीला होता है जिसका आगे का भाग चंद्राकार होता है और जिसके दोनों छोरों पर नुकीले सिंह की आकृति होती है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है आपको, एक बरखान का फिगर है। बरखान तुर्की भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है बालू का पहाड़ी। नेक्स्ट है प्लाया। रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से घिरे बेसिन को बाल्सन कहते हैं, जिसमें चारों तरफ से छोटी छोटी नदियां आकर गिरती हैं। नदियों का जल एक ही जगह पर जमा होने से झील का निर्माण होता है और जब यह झील पूरी तरह से सूख जाता है और वापस से इसमें अपर्दन के कारण जब ये भर जाता है तब यह समतल या फिर ऊंचे मैदान में बदल जाती है, उसे ही प्लाया कहते हैं। अधिक नमक वाली प्लाया को सैलिनास कहते हैं। तो इसी के साथ यह पूरा चैप्टर खत्म होता है हमारा। नदी द्वारा, हिमानी द्वारा, समुद्री जल द्वारा, भूमिगत जल द्वारा और पवन द्वारा निर्मित सारी आकृतियों को लगभग हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब इसके कुछ PYQ को देखते हैं हम लोग। उसका आंसर आप लोगों को देना है, उसका आंसर मैं नहीं दूंगी क्योंकि पूरा डिस्कस हो चुका है। तो अब आप अपने आप को टेस्ट कीजिए कि कितना आपको याद है, और अगर याद नहीं है तो आप इसका नोट्स बना लीजिए और इसका 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए। तो चलिए PYQ देखते हैं अब हम लोग।
पहला क्वेश्चन है, नदी द्वारा अवक्षेपण से बनने वाली आकृति कौन सी है? तो इसका ऑप्शन ए है घाटी, जलप्रपात, बाढ़ मैदान या गर्त। इन सब का आंसर आपको देना है। नेक्स्ट है, मियांडर किस प्रक्रिया का परिणाम है? ऑप्शन है नदी का अक्षेपण, नदी का अपरदन, पवन का कटाव, हिमानी का कटाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी आर्क किससे बनती है? ऑप्शन है पवन कटाव, समुद्री लहरों का कटाव, हिमानी कटाव, ज्वालामुखी विस्फोट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पवन द्वारा बनने वाली आकृति है? ऑप्शन है ड्यून, स्पीट, स्कारपमेंट या सर्क। ये लास्ट क्वेश्चन है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट किन से बनते हैं? ऑप्शन है पवन द्वारा कटाव, भूमिगत जल के अवसादन से, हिमानी कटाव से या नदी के अपरदन से। इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म होता है भूस्थलाकृति के निर्माण की प्रक्रिया से। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमारी धरती के 5 बड़े कलाकार नदी, हिमानी, समुद्र, भूमिगत जल और पवन अपनी अपनी शैली से धरती का नक्शा कैसे बदलते हैं। कभी ये कटाव करके घाटियाँ, गॉर्ज और चट्टानें बनाते हैं, तो कभी जमाव करके डेल्टा, रेतीले टीले और बाढ़ के मैदान जैसी संरचनाएं तैयार करते हैं। अगर ये टॉपिक आपको क्लियर लग रहा हो तो अब किसी भी एग्जाम में जिसमें भू आकृति से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं आपके लिए आसान हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि कौन सी भूस्थलाकृति आपको सबसे यूनिक लगी। और ऐसे ही लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।